Board class English grammar class 12th part 2nd we are again before you with idioms and phrases। इसके अंदर हम बात करेंगे कि idioms and phrases को बहुत ही सरलता के साथ, आसानी के साथ लंबे समय तक के लिए कैसे याद रखें। और वोकेबलरी लर्न करने में अगर हम आपकी ये हेल्प कर पाते हैं कि आप एक बार किसी ईडियम या फ्रेज़ के बारे में सुने और वो आपको हमेशा के लिए याद हो जाए, तो आप समझ सकते हैं कि आपका कितना टाइम बचेगा। क्योंकि आम तौर से आज तक जो हुआ वह यह रहा कि हमने एक बार याद किया, फिर भूल गए, फिर याद किया, फिर भूल गए, तो इसको आगे बढ़ाते हैं। तो ये परेशानी आपके हमेशा के लिए आज से फिनिश होने वाली है। इस सीरीज़ के थ्रू हम आपको लर्न कराएंगे इडियम्स एंड फ्रेजेस जो आपको हमेशा याद रहेंगे। दिस इज़ एम रहमान एंड आई वेलकम यू टू आवर ऐसी क्लासेज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। और आज के इस पार्ट 2 में हमारे पास पहला फ्रेज़ है कम वॉट में। अब ये जो है कम वॉट में क्लोज जैसा नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर जब हम इडियम्स की बात करते हैं तो वो क्लोजेज नहीं होते हैं। तो इस एक्सप्रेशन को हम क्या मीनिंग दें? कम वॉट में का जो मीनिंग है वह मीनिंग आपका निकल करके आता है कि चाहे जो हो, चाहे जो हो, चाहे जो हो जाए। आप इसको कैसे भी समझ सकते हैं। हमने लर्न करने का जो मेथड बताया था पिछले पार्ट में, वो ये बताया था कि सबसे पहले हम ये समझें कि इस एक्सप्रेशन को उर्दू, हिंदी या किसी भी दूसरी लैंग्वेज में क्या कहते हैं। दूसरा, हम इसको लिंक बनाएंगे इसके साथ कि हमें ये याद रह जाए कि चाहे जो हो से कैसे जोड़ें कि हमेशा हमें याद रहे। और तीसरी बात ये होगी कि हम ये समझें कि ये नाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, क्या है, ताकि हम सेंटेंस में इसको उस जगह पर प्लेस कर सकें जहां पर इसकी रिक्वायरमेंट है। तो कम वॉट में हमने मीनिंग लिखा। अब देखते हैं कि हमें रिलेट कैसे करना है, ये याद कैसे रहेगा। तो कम वॉट में कम का मतलब होता है आना। वॉट मीन्स जो लिटरल मीनिंग है वो क्या है, लेकिन इसका मीनिंग जो भी का मीनिंग भी देता है। और में ये आपकी प्रोबेबिलिटी, संभावना को दर्शाता है। तो यहाँ आया कम वॉट में, कम आ जाए, वॉट जो कुछ भी, में जो भी संभावना में है। इट मीन्स सिचुएशन चाहे किसी भी तरह की क्यों न हो। तो अब इसको आप यूज़ करेंगे, इसको एज इट इज़ आप लिखेंगे कम वॉट में आई विल स्टडी इंग्लिश। जब भी आपका एग्जामिनेशन सब्जेक्टिव फॉर्म में होता है, आपको आंसर्स खुद लिखने होते हैं, तो एक ऐसा यूज़ करने के लिए आता है कि आपको इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि यूज़ द गिवन ईडियम एंड फ्रेज सो एज टू मेक इट्स मीनिंग क्लियर। इट मीन्स आपको मीनिंग नहीं लिखना है, लेकिन इसका यूज़ इस तरह से दिखाना है कि मीनिंग क्लियर हो जाए। अब हम एग्जामिनेशन में इतने कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, सिंटैक्स बनाते हैं कि मीनिंग में उलझ जाते हैं। तो एग्जामिनेशन के लिए एक बात याद रखें, हर इडियम एंड फ्रेज को जो आप प्रिपेयर कर रहे हैं, एक यूज़ बिल्कुल तैयार याद करके रखें, या एक स्ट्रक्चर को याद कर लें जिसके ऊपर आप चेंज कर सकें। एग्जामिनेशन में बेहतर तो यही होगा कि आपने जिस सेंटेंस को तैयार किया है, अगर आपकी पकड़ में वो इडियम या फ्रेज आ जाता है तो आप उसको एज इट इज़ लिख आएँ। हमारे अपने प्रैक्टिकल और पर्सनल लाइफ में जब हमें यूज़ करना हो तो हम इसको वेरिएशन देंगे। आई विल स्टडी इंग्लिश, आई विल फेस एनी प्रॉब्लम, आई विल फेस, जो भी आपको लिखना है आप आगे आसान पार्ट में आसान सेंटेंस का यूज़ करके इसे लिख सकते हैं। तो कम वॉट में चाहे जो हो, तो चाहे जो हो को फिर एक बार समझ लीजिए, आप याद रख पाएंगे कम वॉट जो कुछ, में मीन्स फ्यूचर में आए। इसका मतलब इन एनी केस, इन एनी कंडीशन, ये आप इंग्लिश में इसका मीनिंग समझ सकते हैं। अब ईडियम में एक बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि अगर हमें एमसीक्यूज़ दिए हुए हैं तो एमसीक्यूज़ में ईडियम्स के जो वर्ड्स से मिलते हुए मीनिंग दे रहे हों, तो ये मान करके चलिए वो तो ऑप्शन सही हो ही नहीं सकता, क्योंकि ईडियम
वर्ड मीनिंग्स नहीं हैं। ईडियम में इंग्लिश में कुछ और वर्ड्स होते हैं, हिंदी और उर्दू में उसका कुछ और अर्थ और कुछ और भाव निकलता है। तो जो बिल्कुल लगे आपको कि कुछ नहीं आता और कुछ बिल्कुल नया हो तो वो आपका एक तुक्का सेट हो सकता है कि वो उसका मीनिंग है, और नहीं तो याद करना तो इसका तो कोई तोड़ ही नहीं है। आप इस विधि से, इस मेथड से इन ईडियम्स को लर्न कर लें। इसके बाद है हमारा ईडियम 12th, थ्रू थिक एंड थिन। तो सबसे पहले इसका मीनिंग जानते हैं। थ्रू थिक एंड थिन का मतलब होता है उतार चढ़ाव। उतार चढ़ाव आपने सुना होगा कि ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं। उतार चढ़ाव के साथ, तो यह आया उतार चढ़ाव के साथ। सेंटेंस में किस तरह से इसका मीनिंग आएगा कि उसने सफलता प्राप्त की ज़िंदगी में उतार चढ़ाव से गुजरकर। तो उतार चढ़ाव से गुजर कर की इंग्लिश आएगी थ्रू, हमने वहाँ के साथ लिखा है, और ऐसे भी आप इसको लिख सकते हैं। और ये तो हो गया इसका मीनिंग। अब यह है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये कहाँ पर आएगा, तो ये आएगा आपका एडवर्ब में। अब एडवर्ब कहाँ आता है? एडवर्ब आता है आपके, वैसे तो एडवर्ब के 3 प्लेसेस हैं, सेंटेंस के बिगिनिंग में, मिड में और लास्ट में। जनरली जो एडवर्ब्स आते हैं वो सेंटेंस के लास्ट में रखने बेहतर होते हैं। एडवर्ब्स का अपना एक ऑर्डर है। एडवर्ब ऑफ प्लेस पहले आता है, एडवर्ब ऑफ टाइम बिल्कुल लास्ट में आता है। तो थ्रू थिक एंड थिन इसका मतलब है उतार चढ़ाव के साथ। इसका मतलब है कि कभी बहुत अच्छा समय था और कभी बहुत ख़राब समय था, सभी तरह का दौर फेस करते हुए। तो सेंटेंस कुछ इस तरह से बनाएंगे, ही गॉट सक्सेस। आपने लिखा ही गॉट सक्सेस। सेंटेंस के बारे में हमने आपको बताया था कि सेंटेंस आप बहुत आसान बनाने की कोशिश करें, स्पेशली एग्जामिनेशन में, क्योंकि वो टेक्निकली फिट होना ज़रूरी है। बहुत बड़ा सेंटेंस दिखाकर कोई बहुत महान बनने से कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। ही गॉट सक्सेस, और आगे आप पूरा ईडियम लिख दीजिए, थ्रू थिक एंड थिन। अब आता है पॉइंट नंबर 3, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, कि इसे याद कैसे रखें। तो थ्रू का मतलब होता है के साथ, से होकर, के चलते। थिक का मतलब होता है मोटा। मान लीजिए कि आपकी बुक है, उसमें इतने सारे पन्ने हैं और बुक जो है आपकी इतनी मोटी है। थिन का मतलब है कि उसकी जो थिकनेस है वो कम है, उसमें पेजेस कम हैं। तो थिक एंड थिन, तो थिक का मतलब हो गया सफलता और थिन का मतलब हो गया जब आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा कम हों। तो सफलता का दौर और असफलता का दौर, इट मीन्स ही गॉट सक्सेस थ्रू थिक एंड थिन। उसने सक्सेस हासिल की अपने ख़राब और अच्छे समय दोनों को झेलते हुए। तो याद करने का क्या तरीका बनेगा? इसका ट्रिक बनेगी थ्रू से होते हुए, थिक एंड थिन। इसको हम अप्स एंड डाउन्स भी कह सकते हैं, थ्रू अप्स एंड डाउन्स। अगर आप यहाँ पर अप्स एंड डाउन्स लिखते हैं तो भी यही ईडियम आपका काम करेगा, थ्रू अप्स एंड डाउन्स। और ये अलग अप्स एंड डाउन्स भी आ सकता है। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, ही फेस्ड अप्स एंड डाउन्स इन हिज लाइफ। तो उसने अपनी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव देखे हैं। तो ये सिमिलर है, इसके साथ साथ आपको ये भी याद हो गया होगा। अब चलते हैं अगले ईडियम की तरफ। नंबर 13, टू गेट रिड ऑफ। अब ईडियम में सबसे पहले हमने मीनिंग देखा। मीनिंग देख करके हमें पता चला इसका मतलब है छुटकारा हासिल करना या किसी चीज़ से पीछा छुड़ाना। छुटकारा हासिल करना या किसी चीज़ से पीछा छुड़ाना। अब इसको याद कैसे करना है? याद करने के लिए आप लिंक बनाएंगे। गेट का मीनिंग होता है होना। रिड का मतलब होता है किसी चीज़ को हटाना, किसी चीज़ से बचना, किसी चीज़ से पीछा छुड़ाना। और ऑफ के बाद आएगा किस चीज़ से पीछा छुड़ाना है। तो लिंक आप इसको इस तरह से बनाएंगे। रिड क्या होता है?
पीछा छुड़ाना, और रीड की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म तीनों ही रीड होती हैं। रीड रीड रीड, तो आप किसी भी फॉर्म में से यूज करेंगे तो रीड ही आएगा। छुटकारा हासिल करने से रीड को कैसे हम जोड़ें? हमारी बात बेतुकी हो सकती है, हास्यास्पद हो सकती है, ह्यूमरस हो सकती है, लेकिन गंभीर इसलिए है क्योंकि हमें कोई बहाना चाहिए वर्ड को याद रखने का। मान लीजिए कोई आपका एनिमी है और एनिमी से आपको छुटकारा चाहिए, तो आप क्या करेंगे? उसकी बोन को आप ब्रेक कर देंगे। रीड यानी रीढ़ की हड्डी को तोड़ देंगे तो क्या होगा? वह समाप्त हो जाएगा, उसकी जीवन लीला समाप्त हो जाएगी। तो इस बेतुकी सी बात को रीड मीन्स रीढ़ की हड्डी ऐसे रिलेट कर लें माइंड में। और अगर आप किसी की रीढ़ की हड्डी को डिस्ट्रॉय कर देते हैं तो आप उससे छुटकारा पा जाएंगे। तो अकेला ये रीड वर्ड रीढ़ की हड्डी स्पाइनल कोड से रिलेट अगर आप इसको कर लेते हैं तो छुटकारा हासिल करना आपको याद करवा देगा। दूसरे रीड अगर आपने मेन वर्ब लर्न की है, रीड रीड रीड, तो भी आप समझ जाएंगे। इसमें एक बात आपको एक्स्ट्रा ये याद रखनी है कि गेट का जो मतलब होता है, गेट का मीन होता है होना। अगर गेट होना के सेंस में हम यूज कर रहे हैं तो गेट के बाद हमेशा या तो एडजेक्टिव आएगा या वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी जो पार्टिसिपल होती है। जैसे गेट रेडी, ही गेट्स सैड, सैड एडजेक्टिव है। ही गेट्स टायर्ड, तो टायर्ड थर्ड फॉर्म हो गई जो कि विशेषता की तरह काम करने लगी। तो गेट के बाद गेट अपने ऊपर टेंस को ले लेता है। अब यहां पर गेट मीन्स होना, रीड मीन्स हटाना, यानी वो हटाने की मुद्रा में आ गया। ऑफ किस चीज से? तो हम लिखेंगे, अगर यहां पर टू दे रखा है तो आप टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को भी यूज कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो ये मान लें कि टू जो यहाँ दिया गया है वो फर्स्ट फॉर्म को शो करने के लिए दिया गया है। आप मेन वर्ब पर इस तरह से यूज कर सकते हैं, आई गॉट रिड ऑफ माई प्रॉब्लम्स। अब आप चाहते हैं कि हम इसको एज इट इज यूज करें तो हम लिख सकते हैं, आई वॉन्ट टू गेट रिड ऑफ माई एनिमीज। तो यहां पर want के बाद want आपकी मेन वर्ब हो गई और to get आपका इन्फिनेटिव हो गया। तो हमने एज इट इज इसको यूज कर लिया। और कई बार हमें जब वर्ब याद नहीं होती तो हम इसको फ्यूचर में यूज कर लें तो ये वर्ब आपकी एज इट इज यूज हो जाएगी। और ये जो है ये आपका, अगर हम पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो ये आपकी वर्ब है। तो to के बाद आने वाला फर्स्ट फॉर्म होता है, तो ये आपका वर्ब हुआ और हमने यहाँ पर इसको इन्फिनेटिव की तरह से और यहाँ पर हमने इसको वर्ब की तरह से यूज कर लिया है। नेक्स्ट इडियम है 14, टू बिल्ड कैसल्स इन द एयर। तो सबसे पहले हम इसका मीनिंग यहाँ समझ लेते हैं। इसका मीनिंग है हवाई किले बनाना। अब यहाँ पर हवाई किले का मतलब हवा में किला तो नहीं बन सकता, हवाई किले बनाना। तो इसका जो भाव निकल करके आता है वह आता है कल्पना में रहना, कल्पना में जीना। कल्पना में जीना, टू बिल्ड कैसल्स इन द एयर, कल्पना में जीना। तो कल्पना में कैसे जीना? जब कोई अनरियलिस्टिक बातें सोचता है तो हम कहते हैं कि हवा में किले मत बनाओ, क्योंकि हवा में कैसल्स मीन्स किले बनाना पॉसिबल ही नहीं है। किले तो धरातल पर बनते हैं, ज़मीन पर बनते हैं। और अगर आप हवा में कह रहे हो किले बना रहे हो तो आप झूठी इमेजिनेशन में जी रहे हो। तो कल्पना में जीना, किले बनाना, बेवकूफ़ी की बात सोचना जो नहीं हो सकता, कुछ ऐसा सोचना, तो टू बिल्ड कैसल्स। जब आप इसे यूज़ करेंगे तो आप या तो टू को हटा देंगे या इसको इन्फिनेटिव में यूज़ करेंगे। बिल्ड की फर्स्ट फॉर्म बिल्ड है, सेकंड बिल्ड है और थर्ड फॉर्म भी बिल्ड है। अब अगर हम इसको पार्ट्स ऑफ स्पीच वाइज देखें तो ये वर्ब है। तो एग्जामिनेशन में अगर ये यूज़ करने के लिए आ जाए तो बस यहाँ पर आप डू नॉट लिख दीजिए, आपका पूरा सेंटेंस बन जाएगा। डू नॉट
build castles in the air। इसके बाद हमने लिंक बना लिया, मीनिंग समझ गया। इसके बाद हम आते हैं टू एंड फ्रो, इसमें W नहीं है। अब टू एंड फ्रो का मतलब होता है इधर उधर। अब इधर उधर ये अपने आप में एडवर्ब है। अब हम लिंक देखेंगे कि इस टू एंड फ्रो को इधर उधर से कैसे जोड़ें। मान लीजिए ये कोई घास है, हवा इधर से चली तो ये घास कभी इधर झुक जाएगी, फिर ये घास इधर झुक जाएगी, तो ये टू एंड फ्रो हुआ, कभी इधर कभी इधर, ये टू एंड फ्रो, इधर से उधर। तो इसका मतलब हुआ फ्रो को आप ऐसा कुछ बेतुका नया बनाएं कि याद रह जाए। तो फ्रो का मतलब होगा फिरो, फिरो मीन्स घूमो, टू मीन्स कहीं को, फ्रॉम मीन्स कहीं से। तो यहाँ फ्रॉम मीन्स कहीं से नहीं, फिरो यानी कभी इधर कभी उधर, कहीं भी फिरो यानी समय खराब करो। टू एंड फ्रो एमलेसली वॉन्डरिंग, इधर उधर मटर गश्ती करना, तो इसको टू एंड फ्रो कहते हैं। टू एंड फ्रो कहाँ पर आप यूज कर सकते हैं? आप कहेंगे इन सर्च ऑफ हिज जॉब ही इज वॉन्डरिंग टू एंड फ्रो। इन सर्च ऑफ लेटेस्ट बुक्स आई एम वॉन्डरिंग टू एंड फ्रो। तो टू एंड फ्रो का मतलब हुआ इधर उधर, नॉट सर्टेन प्लेस। कुल मिलाकर के उद्देश्य की जगह पर ना पहुंच पाना और यहाँ वहाँ घूमते रहना टू एंड फ्रो के अंदर आएगा। इडियम नंबर 16, टेक समथिंग पर्सनली। इसका मतलब है दिल को लगाना। अब ये दिल को लगाने का मतलब कोई यहाँ प्रेम भाव नहीं है, यानी कोई बात दिल को लग जाना, यानी बुरी लग जाना, या सीधे सीधे बोले तो कोई बात बुरी लगना कि भाई इस बात को दिल से मत लगाना। तो टेक समथिंग पर्सनली, हम किसी से कहते हैं कि जो बात हम बोल रहे हैं इसे आप पर्सनली ना लें, हम जनरली इस बात को बोल रहे हैं जो सभी पर लागू होती है। तो यहाँ पर क्या है? टेक हमारी वर्ब है, समथिंग वेरिएबल है, समथिंग की जगह इट हो जाएगा, मैटर हो जाएगा, मैसेज हो जाएगा, कॉन्वर्जेशन हो जाएगा, पर्सनली। इट मीन्स इसको आप अपने ऊपर, अपने पर लेना, यानी अगर हम कोई भी बात समझा रहे हैं तो सारी खराबियां अपने ऊपर लेना। तो ये नहीं है। जब हम इसका यूज करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। हम कहेंगे डू नॉट टेक दिस स्कोल्डिंग पर्सनली। यहां पर आप प्लीज भी लगा सकते हैं। प्लीज डू नॉट टेक दिस स्कोल्डिंग पर्सनली, प्लीज डू नॉट टेक दिस जोक पर्सनली। इस बात को जब आप प्लीज शुरू में लिखेंगे तो डी आप स्मॉल बनाएंगे। प्लीज डू नॉट टेक दिस स्कोल्डिंग पर्सनली, ये जो डाटा गया है आप इसको पर्सनली ना लें, ये समझाने के लिए एक बात की गई थी। तो टेक पर्सनली का मतलब आपके लिए नहीं, आपको एज ए पर्सन नहीं कहा गया, ये सबको कहा गया था। तो पर्सन से बना पर्सनली, और जब हम कोई बात किसी को फोकस करके किसी व्यक्ति पर कहते हैं तो उसको हम व्यक्तिगत कहते हैं, यानी किसी विशेष व्यक्ति को कहना। तो ये विशेष व्यक्ति को नहीं कहा गया। तो जब आप इसका यूज़ करेंगे तो आप कहेंगे प्लीज़ डू नॉट टेक इट पर्सनली, और ज़्यादा छोटा हो गया आपका सेंटेंस। इसको आप व्यक्तिगत रूप में ना लें, अपने ऊपर ना लें, इट मीन्स इसका बुरा ना माने। तो यहाँ से आपका ये रिलेशन हो गया, ये वर्ब पर आया और आपका मीनिंग हो गया ये। द अंडरडॉग, द अंडरडॉग का मीनिंग होगा निचले दर्जे के व्यक्ति। निचला दर्जा मतलब जिनका कोई स्टेटस ना हो, जो बहुत ही पुअर, बेघर, बेसहारा और बहुत ही अनएजुकेटेड और दर बदर की ठोकर खाने वाले लोग हैं, वो अंडरडॉग कहलाते हैं। अब हम इसको किस तरह से कहेंगे? ये हम नाउन की तरह से यूज़ करेंगे, जैसे द पुअर यानी गरीब लोग।
तो इसके बाद अब हम क्या करना है, हमें क्या करना है, हमको इसका रिलेशन करना है, इसको इससे रिलेट करना है। अगर हम डॉग की बात करें तो जो गली मोहल्ले में स्ट्रे डॉग्स होते हैं, अगर हम वहाँ पर सोते हैं, उठते हैं, बैठते हैं तो हम बहुत ही निचले दर्जे के स्टेटस वाले इंसान हुए। तो यानी कुत्तों के साथ रहना, इट मीन्स कि इतनी बुरी हालत कि वो एक सभ्य समाज से अलग हटकर इस तरह की कंडीशन में रहता है। तो अंडर डॉग का मतलब हो गया निचले दर्जे का। तो यहाँ पर हम इसको यूज इस तरह से कहेंगे, यू शुड शो सिंपैथी फॉर द अंडर डॉग। ऐसे भी हो सकता है, डू नॉट हेट द अंडरडॉग, यानी जो बेसहारा या बहुत ही खराब स्थिति के लोग हैं उनके साथ नफरत मत दिखाओ। तो रिलेट भी हमने कर लिया डॉग से निचले दर्जे को, मीनिंग भी आ गया और आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच भी आ गया। विद ओपन आर्म्स, विद ओपन आर्म्स का मतलब है खुले मन से। आप कहेंगे कि यहाँ तो आर्म्स लिखा है और आप बात कर रहे हैं मन की, तो ईडियम्स का हिंदी के शब्द अर्थ से कोई लेना देना नहीं होता। ईडियम तो एक भाव है जो अलग अंदाज में कहा गया है। तो विद ओपन आर्म्स, खुले मन से, कोई मेहमान आपका आता है, कोई आपको सजेशन देता है और आप बाहें फैला करके उस सजेशन को क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, तो वो हो गया खुले मन से। इट मीन्स our friends will accept the idea of going to attend a party with open arms, यानी बिल्कुल जैसे किसी दोस्त को गले लगा ले, गर्म जोशी से मिले, तो with open arms। और अगर आपको कोई सामान देता है, कोई चीज़ देता है और आप बिल्कुल ऐसे ही करके खड़े रहते हैं और हाथ नहीं खोलते, तो इसका मतलब आपके मन में गुंजाइश नहीं है। तो ये तो हो गया इसको याद करने का रिलेशन। अब यह है अपने आप में एडवर्ब। अब इसको सेंटेंस में यूज़ कैसे करेंगे, तो छोटे से छोटा यूज़ करना है। प्लीज़ एक्सेप्ट दिस सजेशन विद ओपन आर्म्स। यहाँ पर इडियम नंबर 19 में व्हील एंड वो, इसको हम किस तरह से समझें, इसको आप समझें सुख और दुख। अभी आपको याद होगा कि एक इडियम गया था जिसमें अप्स एंड डाउन्स आया था, अप्स उतार और चढ़ाव वाला। तो ये व्हील एक तरह का उतार और चढ़ाव है, सुख आया कि दुख आया, यानी सभी तरह के समय में। तो व्हील एंड वो, सुख और दुख। अब इसको आपको यूज़ करना है, तो आप किस तरह से यूज़ करते हैं कि भाई सुख और दुख में हमें एक तरह से एक जैसा रहना चाहिए, बनावट सुख में नहीं आनी चाहिए और दुख में बहुत ज़्यादा दुखी नहीं होना चाहिए। तो व्हील एंड वो, आप इसके जो यूज़ है एज ए पार्ट्स ऑफ स्पीच, आप इसे नाउन फ्रेज की तरह से यूज़ कर सकते हैं। जैसे वी शुड एक्सेप्ट। अब एक्सेप्ट के बाद आपका ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन होता है, तो आपने कहा व्हील एंड वो ऑफ लाइफ। तो इस तरह से इजी हमने यूज किया और यहाँ पर इसका मीनिंग आपको आपके सामने आ गया। हमने इसका जब पार्ट्स ऑफ स्पीच देखा तो नाउन फ्रेज हमें मिला और हमने इसको ऑब्जेक्ट पर यूज़ कर लिया और यहाँ पर ऑव लगा करके हमने लाइफ आगे एडिशनली बढ़ा दिया। इसके बाद आता है योमिन सर्विस। इसका मतलब होता है श्रेष्ठ कार्य, यानी नेक काम, अच्छा काम। तो ये नाउन की तरह काम आया, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन हो गया, मीनिंग श्रेष्ठ कार्य हो गया। अब इसे अब इसका लिंक कैसे बनाएं कि हमें श्रेष्ठ कार्य याद आ जाए। यो को ऐसा मान लीजिए, ये हुई ना बात, ये हुई ना इंसानों वाली सेवा, ये हुई ना इंसानों वाली सेवा, यानी मनुष्य इस तरह की अच्छी सेवा करते हैं। तो यो मतलब ये
आदमी की सेवा यानी श्रेष्ठ कार्य है। इसका यूज आप इस तरह से कर सकते हैं, ही डिड योमेंस सर्विस। तो यहाँ पर आप ही लगाएं, मदर टेरेसा लगाएं, शी लगाएं, वो आपकी मर्जी है। यानी उसने किया श्रेष्ठ कार्य, ये नाउन पर आ गया, ये आपकी वर्ब बन गई, ये आपका सब्जेक्ट है। तो आई थिंक कि आपको ये सारे इडियम्स बहुत अच्छे से याद हो गए होंगे। इसी सीरीज़ में हम आगे बढ़ेंगे और आपके इडियम्स को आगे लेकर के चलेंगे। अगर कोई इडियम या फ्रेज़ आपको याद नहीं होता तो आप उसको कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, उसका लिंक हम आपको बना देंगे और फिर वो हमेशा के लिए आपको याद हो जाएगा। तो अगर अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं जल्दी ही दूसरी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ जिसमें आप ट्रिक्स जानेंगे कि किस फ्रेज़ को कैसे याद करें। बने रहिए हमारे साथ। थैंक्स फॉर बीइंग विद अस। थैंक्स अ लॉट।